सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। मैं अभिषेक शुक्ला, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ततारा वामीरो की कथा को पढ़ेंगे। इसमें ततारा वामीरो की कथा का प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ततारा वामीरो की कथा, इस पाठ के जो लेखक हैं लीलाधर मंडलोई जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ततारा वामीरो कथा जो है अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह का श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। ठीक है, अब इतने का पहले मैं आपको अर्थ बता दूं। ठीक है, इसकी व्याख्या कर दूं, इसके बारे में समझा दूं, फिर आगे चलते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है कि अंडमान द्वीप समूह का जो अंतिम दक्षिणी द्वीप है उसका क्या नाम है, लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। और यह पोर्ट ब्लेयर से कितनी किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। और इसके बाद किसकी श्रृंखला आरंभ होती है, निकोबार द्वीप समूह की, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। आदिम का मतलब है प्राचीन, उनके प्राचीन संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। यहाँ पर वो बताते हैं लेखक के, निकोबार द्वीप समूह का जो पहला प्रमुख द्वीप है वो है कार निकोबार। उसका क्या नाम है, कार निकोबार, ये द्वीप का नाम है। ठीक है, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पर, कहते हैं कि यह लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। कौन, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये जो दोनों द्वीप हैं प्राचीन काल में एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। वो कहते हैं कि इनके विभक्त होने की, यानी अलग होने की, विभक्त होना मतलब अलग होना, इनके अलग होने की एक लोक कथा है ना, एक लोक कथा है, लोक कथा जो लोगों में प्रचलित हो। ठीक है ना, जो लोगों के द्वारा कही गई कथा हो, लोगों के द्वारा बताई गई हो, उसको लोक कथा बोलते हैं। ठीक है, जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार, देखिए, सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। वो लोग बताते हैं कि सदियों पूर्व, अब एक कथा बताई जा रही है आपको, कि सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गाँव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, और उसके पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। नाम क्या था, ततारा निकोबारी। उसका नाम था ततारा निकोबारी। उसे बेहद ततारा निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ठीक है, ततारा निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। ततारा क्या था, ततारा एक नेक, बहुत ही अच्छा, नेक मतलब अच्छा, और मददगार, लोगों की सहायता करने वाला व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था, और वह सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु समूचे द्वीप समूह की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। और जो ततारा था, वह अपने गाँव वालों की ही नहीं, बल्कि जो समूचा उसका द्वीप समूह है, उस द्वीप समूह पर रहने वाले सभी लोगों की सेवा करना वह अपना कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, और अपने इसी त्याग की वजह से वह पूरे द्वीप समूह में चर्चित था। ठीक है, सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते, और वह भागा भागा पहुंच जाता। और जब कोई मुसीबत का वक्त आता, जब कोई समस्या आती, तो लोग उसे स्मरण करते, उसे याद करते, और वह भागा भागा उनके वहाँ चला जाता। दूसरे गाँव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता, और जो दूसरे गाँव थे उन गाँव में भी उसको पर्व त्योहारों के समय विशेष रूप से, व्यक्तिगत रूप से उसको बुलाया जाता था। ठीक है, उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक
था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। वो बताते हैं कि उसका जो व्यक्तित्व था वह आकर्षक तो था ही, व्यक्तित्व तो उसका आकर्षक था ही, लेकिन उसके साथ उसका जो आत्मीय स्वभाव, आत्मीय का यहाँ पर जो अर्थ है वो है अपना, उसका जो अपना स्वभाव था, उसके स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। उसका स्वभाव क्या था? लोगों की सहायता करना, लोगों की मदद करना, लोगों का परोपकार करना। ठीक है। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। और वह क्या, उसकी जो वेशभूषा थी वो किस तरीके से थी? पारंपरिक पोशाक, जो भी उसकी पारंपरिक पोशाक थी, वो पारंपरिक पोशाक के साथ वो अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बनी, मतलब उसको अपने कमर में बांधे रहता था। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवी शक्ति थी। वह लकड़ी के होने के बावजूद, वह तलवार लकड़ी की थी, उसके बावजूद भी उस तलवार में अद्भुत दैवी शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, और वह अपनी तलवार को अपने कमर से कभी अलग नहीं होने देता, हमेशा अपनी तलवार को अपने साथ रखता। ठीक है। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, और वह दूसरों के सामने उसका उपयोग नहीं करता था। ठीक है। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार से अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। लेकिन उसके साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। वो बताते हैं कि जो ततारा की तलवार थी, उसका एक विलक्षण रहस्य था, उसमें एक विलक्षण राज छुपा हुआ था। वो क्या था? एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक शाम ततारा दिन भर वो अत्यधिक परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था, और सूरज जो था समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। बयारें मतलब हवा, शीतल हवा, ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें सने सने क्षीण होने को थी, और पक्षियों की जो सायंकालीन चहचहाट होती है वो धीरे धीरे, सने सने मतलब धीरे धीरे कम हो रही थी ना। सभी पक्षी अपने घोंसलों में जा रहे थे, क्षीण होने को थी। उनका मन शांत था, विचार मग्न। ततारा समुद्री वालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पार निहारने लगा। और जो उसका मन शांत था, विचार मग्न ततारा, विचार में मग्न होकर के जो ततारा था कुछ सोचता हुआ समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा, उस समुद्र पर देखने लगा। ठीक है। निहारने लगा मतलब देखने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया, और तभी उसी समय उसको पास ही में कहीं कोई मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, और उसको सुन करके उसको ऐसा लगा कि जैसे वो गीत बहता हुआ, पानी के साथ बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। और वो बताते हैं कि उसका गायन इतना प्रभावी था कि जो ततारा था वो अपनी सुध बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। तंद्रा मतलब एकाग्रता, उसकी एकाग्रता को भंग कर दिया। जिस तरीके से वो एकाग्रचित होकर के कुछ चिंतन कर रहा था, सोच रहा था, विचार मग्न था, उस विचार मग्न होकर के कुछ सोच रहा था, लेकिन उसकी उस विचार मग्नता की एकाग्रता को, यानी वही तंद्रा मतलब एकाग्रता है, उस एकाग्रता को एक लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा यानी उसकी एकाग्रता को भंग कर दिया। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा। यहाँ पर चैतन्य का मतलब है, देखिए, चेतना से। चेतना में आते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे, और वह उधर बढ़ने को विवश हो गया, यानी उस तरफ हो जाने के लिए, उस तरफ आगे बढ़ने के लिए विवश हो गया जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह निकल सा
वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, क्षमा चाहेंगे, वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। ठीक है, विकल मतलब व्याकुल। ठीक है, विकल का मतलब यहाँ पर क्या है, व्याकुल। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, अंत उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। तभी उसकी जो नज़र है एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध, ढलती हुई शाम की जो सुंदरता है उसको देखते हुए उसमें खो गई थी, बेसुध हो गई थी। एकटक समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यानी समुद्र के देह पर जब जिस तरीके से शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है, तो उसकी जो लालिमा होती है, उसका जो प्रकाश था वो समुद्र के ऊपर जो पड़ रहा था, उसकी उस सुंदरता को, आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था और वह जो गीत गा रही थी वह श्रृंगार भरा गीत था, एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है, लेकिन उसको यह पता नहीं चला कि कोई जो अजनबी युवक है उसे निःशब्द, बिना शब्द होकर के उसको देखे जा रहा है, उसको ताके जा रहा है, मतलब देखे जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। और कहती है कि कहते हैं कि एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई, और जब समुद्र की लहर ने उसको भिगो दिया तो वह हड़बड़ाहट में अपना जो गाना गा रही थी वो गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। और इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, वह अपने पूर्वावस्था में आ पाती, कि उसने अपने कानों में गूंजती हुई एक गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। तुमने एक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। आवाज़ क्या थी, आवाज़ ये थी कि तुमने एकाएक इतना मधुर गाना क्यों छोड़ दिया। ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। यह आवाज़ किसकी थी, ततारा की थी। ततारा ने उसको संबोधित करते हुए कहा कि तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई, और उसने जब देखा कि उसके सामने ततारा खड़ा है तो उसको देख करके विस्मित हो गई, चकित हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। ठीक है, संचार का मतलब यहाँ पर है कि उत्पन्न होना। उसके अंदर कोई कोमल भावना उत्पन्न हुई, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। ठीक है, और अपने को संयत कर, संयत का मतलब अपने ऊपर संयम करते हुए उसने बड़े ही बेरुखी के साथ उसका जवाब दिया। ठीक है, पहले बताओ तुम कौन हो। इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण, वो पूछती है कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का क्या कारण है, तुम मुझसे क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हो। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं न, यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो सुध बुद्ध खोए हुए था। ततारा को देखकर कैसा लगता था कि मानो वह अपना सुध बुद्ध सब कुछ खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ, गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। उसने कहा कि तुमने सचमुच में वास्तव में बहुत ही सुरीला कंठ पाया है, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। युवती ने कहा, तो युवती ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, तुमने तो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया नहीं। ठीक है, सच बताओ तुम कौन हो। वो पूछती है कि सच बताओ तुम कौन हो। लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। तो कहती है कि हमने तो तुमको लपाती गांव में कभी देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था। ऐसा लग रहा था ततारा जैसे उस स्त्री के ऊपर, उसके ऊपर सम्मोहित हो गया है, मुग्ध हो गया है। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ न। उसने पुनः उससे कहा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, तुम गाना गाओ न, क्यों नहीं गा रही हो। युवती झुंझला उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, और इस प्रकार वह उसकी बार बार एक ही प्रश्न से वो झुंझला उठती है और वो सोचने लगती है। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए, ना पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ विरोध करते हुए कड़े स्वर में उसने कहा, क्या कहा, ढीठता की हद है, मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ
तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। वो कहती है कि तुम्हारी ढीठता जो है ना, तुम्हारी ये जो तुम्हारा जो साहस है इसकी हद हो गई है। तुम्हारी जो ढीठता है, ढीठ का मतलब आप समझते ही होंगे ना, तुम्हारी इस तरीके से जो ढीठता है प्रश्न पूछने की ना, जब से मैं प्रश्न पूछ रहे हूँ तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, तुम बस एक ही चीज गा रहे हो, बोल रहे हो कि गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों नहीं गा रही हो? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। इतना बोल करके वह जो स्त्री थी वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसके बाद ततारा को ऐसा लगा कि मानो उसको कुछ होश आ गया, उसको कुछ समझ में आया ना, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। उसके बाद उसको अपनी गलती का जब एहसास होता है तो वह उसके सामने ऐसा लगता है कि मानो वह रास्ता रोककर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई। तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें जीवन में मैं पहली बार इस तरह विचलित हुआ हूँ, तुम्हें देखकर मेरी जो चेतना थी वो लुप्त हो गई थी, खो गई थी, समाप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। उसने कहा कि मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस तुम अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता से आग्रह किया, उसने विवशता पूर्वक आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी और उसकी जो आंखें थी, ततारा की जो आंखें थी वो उस युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उस स्त्री के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी और स्त्री के चेहरे पर सच्ची विनय थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो उसके चेहरे पर सच्ची चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी ना, किसके चेहरे पर? ततारा के। ठीक है, वामीरो एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वामीरो, उसने अपना नाम बताया, क्या? वामीरो। एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी न यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। तब जब उसने बताया कि मेरा नाम वामीरो है तो वो कहता है वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी न यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा ना, ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। ठीक है, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि तुम कल भी न यहाँ आओगी? ठीक है, नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अन्यमनस्कतापूर्वक कहा, अन्यमनस्कतापूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। उसके बाद अनमनस्कता का मतलब यह है कि जिसका चित्त कहीं और हो। ठीक है, तो इस तरीके से उसका चित्त कहीं और था, वो कुछ और सोच रहा था और उसने कहा झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे और वह जो युवती थी वह झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। ठीक है, वामीरो मेरा नाम ततारा है। उसने कहा कि वामीरो मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूँगा, जरूर आना। उसने कहा, वामीरो से ततारा ने कहा कि कल मैं तुम्हारी यही चट्टान पर, इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूँगा, तुम्हारा रास्ता देखूंगा, तुम जरूर आना। ठीक है, वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा और ततारा जो था उसको जाते हुए देखता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी और जो वामीरो थी वो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता और बार बार उस युवती के आंखों में, यानी वामीरो के आंखों में ततारा का याचना भरा चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में भी वह एक अद्भुत साहसी युवक था और उसकी वामीरो की कल्पना में भी जो ततारा था वह एक अद्भुत साहसी युवक था। किंतु वहीं ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप से आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। परंतु वहीं ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत और सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी। इस तरीके से उसके सुंदर, बलिष्ठ और किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोलेपन को देख करके उसका व्यक्तित्व कदाचित
वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोच रही थी वामिरो न, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था और वह कितना भी भूलने का प्रयास करती थी, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने ततारा क्या करता था, आ जाता था। ठीक है, निर्मेश याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ, निर्मेश याचक की तरह बिना पलक झपकाए, निर्मेश का मतलब है बिना पलक झपकाए, याचक की तरह, याचक का मतलब होता है मांगने वाला, याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। उसका जो चेहरा था उसकी आंखों के सामने, यानी वामिरो की आंखों के सामने ततारा का चेहरा निर्मीश याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ उसके सामने आ जाता था। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ। वह अचंभित था, वह भी आश्चर्यचकित था, साथ ही रोमांचित भी और साथ ही पुलकित भी था। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। और उसके बाद वह क्या करता है कि दिन ढलने के काफ़ी पहले ही वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया, जहां वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल उसको पहाड़ की तरह भारी लग रहा था, और वह वहीं पर जा कर के वामिरो की प्रतीक्षा करने लगा। ठीक है, उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। उसके भीतर एक आशंका ये भी दौड़ रही थी, अगर वामिरो न आई तो वो उसका कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था कि अगर वो नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे न, या उसके न आने के बाद हमारा क्या निर्णय होगा। तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था, सिर्फ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरफ कभी भी डूब सकती थी। बस आस की एक किरण, आशा की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह, जिस तरह से समुद्र के देह पर जो किरणें हैं डूब रही थी न, उसी तरह डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। ससा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अचानक उसने नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई न, कुछ और ठीक है, कुछ और उसकी खुशी, और इस तरीके से उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बहुत खुश हो गया। सचमुच वह वामिरो थी। अब जब उसने वामिरो को देखा तो बहुत खुश हो गया। जब उसकी स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई, जब उसको पूरी तरह से विश्वास हो गया कि वह वामिरो ही है, तो वह सचमुच बहुत ही खुश हुआ। वह सचमुच वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी और बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। उसके बाद वो अपने तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, मतलब रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, दोनों ही कुछ बोल नहीं पा रहे थे, शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे, एक दूसरे को देखते हुए जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, और ऐसा लग रहा था कि सूरज लग नहीं रहा था बल्कि खो गया था, क्योंकि पूरी तरह से वह सूर्यास्त हो गया था। तो सूरज समुद्र की लहरों में पूरी तरीके से खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई, उसको कुछ चेतना आई न, और घर की तरफ दौड़ पड़ी, और वह अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्मेश ताकते रहते। अब दोनों रोज उसी जगह पर पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को बिना पलक निर्मेश मतलब बिना पलक झपकाए न एक दूसरे को ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था,
जो अनवरत गहरा रहा था, और उनके अंदर जो समर्पण था न, वो अनवरत लगातार गहरा रहा था और गहरा हो जा रहा था। उनके अंदर का जो प्रेम था वो लगातार एक घनिष्ठ प्रेम, गहरा प्रेम होता जा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरफ बह उठी, और जो खबर थी वो हवा की तरफ बह उठी। वामीरो लपाती ग्राम की थी। वामीरो जो थी वो लपाती ग्राम की थी। वामीरो के गांव का नाम था लपाती, ठीक है, और ततारा पासा का, ठीक है। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों ही गांव का होना, रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था, और रीति के अनुसार यह जरूरी था कि दोनों एक ही गांव के हों, लेकिन दोनों वो अलग अलग गांव के थे। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। लोगों ने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो फिर भी अपने प्रयास पर अडिग रहे, अपने प्रयास से नहीं हिले वहाँ से। अपने प्रयास पर वो रुके रहे, अपने प्रयास पर अडिग रहे, ठीक है, डिगे नहीं। वे नियमतः लपाती के उस समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रहीं, और वो उसी तरह प्रतिदिन समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें उनके बारे में अफवाहें फैलती रहीं, ठीक है। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ, और कुछ समय बाद जो पासा गांव था, पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है, और उसमें यही नहीं, पशुओं का जो पर्व था उसमें पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त हृष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन होता था, उनको लोग लाते थे वहाँ पर, उनका क्रय विक्रय भी होता था। उसके अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा भी होती थी। पशुओं से जो युवक थे वो लड़ाई करते थे, कुश्ती करते थे, उनकी शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। वर्ष में एक बार सभी गाँव के लोग उसमें हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। उसके बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे, और शाम से सभी लोग पासा के गांव में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए, धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था, लेकिन ततारा का जो मन था इन कार्यक्रमों में थोड़ा भी नहीं लग रहा था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी, और उसकी जो व्याकुल आंखें थी वो वामीरो उस युवती को ढूंढने में व्यस्त थी, ठीक है, जिसके प्रतीक्षा में वह वहाँ जाता था, ठीक है। तो उस वामीरो को ढूंढने में उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसको ऐसा लगा कि नारियल के एक झुंड के एक पेड़ के पीछे से जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की, वह वामीरो थी, और जब उसने पहचानने की चेष्टा की तो उसने पहचान लिया कि वह वामीरो ही थी, जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी, और जो भयवश यानी डर के मारे सामने नहीं आ रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वो फूट कर रोने लगी, और उसके बाद वह ततारा को देखते ही फूट कर रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ, ठीक है। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, और वह क्या हुआ, वह विह्वल हो गया न, उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी, और जो रोने की आवाज़ थी वामीरों की वह लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किम कर्तव्य विमूढ़ था, वह कुछ नहीं कर पा रहा था। वामीरों के रुदन स्वरों को सुन करके उसकी माँ वहाँ पहुँची, और वामीरों के रुदन को सुन करके, उसके रोने को सुन करके उसकी जो माँ थी वहाँ पहुँची, और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। और वह उसकी माँ ततारा और वामीरो दोनों को देखकर आग बबूला यानी गुस्सा और क्रोधित हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। सारे गांव वालों के उपस्थिति में, सारे गांव वालों के सामने यह जो दृश्य था वामीरो की माँ को उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की माँ क्रोध में
उफन उठी मतलब उबलने लगी। ठीक है, क्रोध में उबलने लगी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया और उसने ततारा को तरह तरह विभिन्न प्रकार से अपमानजनक शब्द बोलकर उसे अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे और जो गांव के लोग थे वो लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी और वामीरो जो थी अब भी रो रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा और इसके बाद ततारा को भी गुस्सा आ गया, वह भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था वहीं अपनी असहायता पर खींच। उसे एक तरफ जहाँ पर विवाह की जो निषेध परंपरा थी जिसको लोग निषेध मानते थे, मतलब उसको ये चाहते थे कि ऐसा न हो न, लेकिन एक तरफ उसको निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी सहायता पर भी असहायता पर खींचता कि उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा है। ठीक है, वामीरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था और जो वामीरों का दुख था उसे और ही गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए और उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्या कदम उठाए, क्या कदम उठाना सही होगा। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका और जो ततारा का हाथ था वो अचानक ही अनायास ही उसकी तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध में उसने तलवार निकालते हुए कुछ विचार करता रहा। सोचा, क्रोध लगातार अग्नि की तरफ, उसका जो क्रोध था वो लगातार अग्नि की तरफ बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया और लोग क्या होते सहम उठे थे, लोग डर गए थे और एक सन्नाटा सा खिंच गया था। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन, क्रोध शांत, शमन मतलब शांत करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और उसने अपने क्रोध को शांत करने पूरी शक्ति से उसने उस तलवार को धरती में घोंप दिया, मतलब भोंक दिया और ताकत से उसे खींचने लगा और पूरी ताकत से उसको घोंप करके खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। अब तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खींच गई वहाँ एक दरार होने लगी। दरार उसे कहते हैं जो रेखा की तरह, जहाँ पर जब ज़मीन में एक जैसे रेखा खींची हो उस तरीके से पतली कुछ जो दरार होती है, जो ज़मीन कहीं फट जाती है, जैसे रेखा खींची हो उस तरह से पतले आकार में जब ज़मीन फट जाती है उसको दरार बोलते हैं। ठीक है, तो दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट से गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी और एक लकीर की तरह धरती फट रही थी, उसी को हम दरार बोलते हैं। ठीक है, द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी, वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी और जो धरती फट रही थी, जो वामीरो थी, उस फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता, द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता। वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था तो दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा लहलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और सब कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था और जो कटा हुआ द्वीप था उसके अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी।
वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। एक तरह से वो अपने परिवार से विलग हो गई, अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। आज न ततारा है न वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है। और जो उनका मत है, निकोबारियों का यह मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें जो दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर की दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। इसी घटना के बाद जो निकोबारी जो थे वो अपने संबंध दूसरे गांव में भी करने लगे। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। और उनकी यह जो त्यागमयी मृत्यु थी, एक दूसरे को चाहते हुए अपने प्राणों को दे देना, यह शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी, जिसके कारण लोग जो है आपस के गाँव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार आपसे मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।